श्रीवास्तव। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सियासी घमासान अब थम चुका है। अब सबको इंतजार है 4 जून का। हालांकि आपसे थोड़ी देर बाद एग्जिट पोल के आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे, जिससे काफी कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। तो एग्जिट पोल से तस्वीर कितनी साफ होती है, इसका आकलन करने का सियासी दलों और आपको पूरा अधिकार है। एग्जिट पोल के आंकड़े लेकर हम आपके साथ आज रात फिर हाजिर होंगे। लेकिन ये चुनाव वाकई देश और दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया की नज़र इस चुनाव पर है। हम आपको बता दें, ये चुनाव पूरे 77 दिन तक चला। 543 लोकसभा सीटों के लिए छोटी बड़ी 2400 पार्टियां चुनाव लड़ी। इस चुनाव में 1.5 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी लगे रहे। इस चुनाव में करीब 97 करोड़ मतदाताओं को वोट डालने का मौका मिला। चुनाव के लिए 10,05,000 पोलिंग बूथ बनाए गए। इसके अलावा इस चुनाव में गर्मी ने भी खूब सताया। तो आखिरी 2-3 चरण में सियासी गर्मी के साथ मौसम की गर्मी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। खैर, अब वोटिंग हो गई है। आखिरी चरण की वोटिंग के दिन पश्चिम बंगाल में कुछ जगह हिंसा की खबरें हैं। इसके अलावा पूरे देश में चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। उसके पहले हम आगे बढ़े, आपको दिखाते हैं कि आज वोटिंग परसेंटेज क्या रहा। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। बिहार में 42.95%, चंडीगढ़ में 52.61%, हिमाचल प्रदेश में 58.41%, झारखंड में 60.14% और 3 बजे तक के आंकड़े उड़ीसा से हैं 49.77%, पंजाब में 46.38%, उत्तर प्रदेश में 46.83% और पश्चिम बंगाल में 58.46%। और ये आंकड़े पिछले आंकड़ों से बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाले नहीं हैं। बिहार में 42.95% है, चंडीगढ़ में 52.66%। आप देखिए शिवेन, सबसे बेहतर परसेंटेज झारखंड का दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए थोड़ा बहुत बढ़ा है, लेकिन जिस तरह से अपील की गई, जिस तरह की कोशिश की गई, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा। हालांकि लग ऐसा रहा है कि जब तक चुनाव खत्म होगा तब तक जो है कुछ आंकड़े और बढ़ जाएंगे। लेकिन जो आंकड़े हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के 46.83, वो भी इसी के नज़दीक हैं। अब आप देखिए यूपी के जिलों के भी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। महाराजगंज में 51.16%, गोरखपुर में 44.69%, कुशीनगर में 48.33%, देवरिया में 47.32%, बांसगांव में 43.71%। तो बहुत उत्साहवर्धक ये आंकड़े नहीं नजर आ रहे हैं। इसके अलावा घोसी में 44.82%, सलेमपुर में 43.48%, बलिया में 43.54%, गाजीपुर में 46.13%, चंदौली में 51.27%। और इसके अलावा एग्जिट पोल वाले आंकड़े बताने शुरू करें इससे पहले हम आपको ले चलते हैं अपने एक्सपर्ट पैनल के पास और शुरू करते हैं चर्चा आखिरी चरण के मतदान की। ओवरऑल वोटिंग और इसके मायनों पर चर्चा होगी और तमाम और बातें होंगी जो कि साफ करेंगी कि नतीजा कैसा रहने वाला है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता सादिक लखनवी, बीजेपी प्रवक्ता संजय पाटिल, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनीष सिंह और साथ ही हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश पुंज पांडे और लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ रतीश शिवम त्रिवेदी। इसके पहले कि हम रतीश से शुरुआत करें और जाने कि आज का पूरा हाल क्या रहा, हम अपने मेहमानों से भी जरा उनका हाल चाल ले लेते हैं सभी से। अब तो आखिरी एग्जाम भी खत्म हो गया है। पहले तो आप सभी से ये जानना चाहेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसे मिजाज हैं आज। मनीष जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आपसे शुरुआत करते हैं। जी, सबसे पहले तो हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि जो इस बार चुनाव हुआ है, तपती गर्मी में, तपती धूप में उत्तर प्रदेश और देश की महान जनता ने जिस तरह से घरों से निकल करके वोटिंग किया, वोट का परसेंटेज जरूर कम रहा है, लेकिन जिस तरह से सत्ता के खिलाफ लोगों ने जनादेश दिया है, सत्ता के खिलाफ लोगों ने वोट किया है, आने वाला जो 4 तारीख होगा वो एक बहुत बड़ा जनादेश देने जा रहा है और देश ही नहीं दुनिया में एक संदेश जाएगा कि किस तरह से लोगों ने अपनी भावनाओं को रोक करके रखा। 7वें चरण तक कहीं पर भी जनता के मन को कोई भी टटोल नहीं पाया, जनता के मन को कोई जान नहीं पाया। वोट से जनता ने जनादेश दिया है परिवर्तन के लिए और 4 जून को भारत में एक नई सरकार बनने जा रही है जो भारत के लोगों के हितों की रक्षा के लिए काम करेगी। सादिक जी, एग्जाम खत्म होते हुए बैठक भी बुला ली गई है। सादिक जी सुन पा रहे हैं आप हमको? सादिक जी की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। तब तक हम संजय पाटिल जी से बात कर लेते हैं। संजय पाटिल जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? इतने लंबे समय का इंतजार खत्म हुआ, आज आखिरी चरण का मतदान खत्म हो गया और अब रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। बस अभी एग्जिट पोल भी देख रहे हैं और इसके बाद 4 तारीख इसका रिजल्ट भी आएगा।
हमें जो पहले जो हमारा भरोसा था वही है। लोगों के बीच नरेंद्र मोदी जी की जो एक छाप है, पहचान है, वो हमें हमारा जो एक आज कुछ इरादा थकान था दूर या लग रही है, हमारा आज जो कुछ एक राहत लग रही है? बहुत राहत, बिल्कुल फ्री हो गए। अभी बस 4 तारीख का ऑफिशियल डिक्लेयर हो जाएगा, उसका इंतजार है। पाटिल जी शिवेंद्र टॉप कर रहे हैं, ये तो वो मान के चल रहे हैं। लेकिन संजय पाटिल जी, शुरुआत जब हुई थी तो 400 पार का नारा दिया जा रहा था। क्या आपको लगता है अब 400 पार का नारा कामयाब रहेगा या नहीं? शुरुआत से अभी तक हम 400 पार की बात कर रहे हैं, 400 पार का ही नारा है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। या हमारे विरोधी उसको अलग अलग क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी ने पहले इस बात को कहना शुरू किया था, लेकिन बाद में उन्होंने भी इस बात को कहना कम कर दिया, या कहिए बंद कर दिया, और तमाम और नेता भी ये कहने लगे कि 400 पार नहीं लेकिन सरकार बनाएंगे। तो क्या ये लगता है? शिवेंद्र, उसके पहले सादिक जी का भी जरा हालचाल जान बिल्कुल, लीजिए, बिल्कुल, बिल्कुल। कैसा महसूस कर रहे हैं वो आज, क्योंकि आज बड़े रिलैक्स, बड़ा मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं साहब, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब तो जाने कहा का था वक्त ना, आ गया है। आज मिजाज अलग है सादिक जी के। जोश आज- काफी बढ़ा आज जो हुआ है। है अभी बहुत- मीटिंग जो हुई है गठबंधन की, उसके बाद का ये उसके बाद की आवाज है, या फिर ये पहले से ही भरोसा था आपको? नहीं, ये पहले से भरोसा था, और हमारे काम पर, हमारे मैनिफेस्टो पर, और जनता को जिस तरह से सताया गया है 10 साल में, और उनका जो तेवर देखने को मिल रहा था उसके भरोसे पर, ये सारी चीजें जो है 4 तारीख को बिल्कुल साफ हो जाएंगी। जैसा आप खुद बोल रहे थे अभी कि 400 पार वाली बात जो है कमजोर हो गई है, अभी 200 पार भी होता है या नहीं होता है वो टेंशन है। नारे तो दिए जाते हैं और उन नारों का वक्त के साथ मतलब और मायने भी बदलता जाता है। शायद इसलिए ऐसा होगा ताकि जोश भरा रहे, इसीलिए कहा हो बीजेपी ने इस नारे को। लेकिन आप अपने तरफ की बात को भी कहिए। देखिए, अभी खड़गे साहब ने मीटिंग की, मीटिंग के बाद निकल के आया, उन्होंने बोला 295 सीट, यानी वो खुद भी 300 के पार के आंकड़े की बात नहीं कर रहे हैं अपने पूरे गठबंधन को लेकर के। तो ये भी तो एक कमजोरी की तरफ इशारा करता है कि उम्मीद तो है लेकिन पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। नहीं, देखिए बहुत मॉडरेट और कैलकुलेटेड नंबर खरगे जी ने दिया है, और ये अच्छी बात है कि कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और यही एक वजह है कि हम जो है 400 पार, 500 पार, 450 पार, शुरू से हम उस व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं कि जहां आप जनता को बेवकूफ समझें, या जनता को इस तरह से अपने आपके दिमाग में या आपके सरकार बनाने के लिए, इसके जैसा पहले जो कि आप- इस नंबर का मतलब हम लोग प्रकाश पुंज जी से समझें, पहले हम खड़गे जी की बाइट सुनाते हैं अपने दर्शकों को कि क्या कहा है उन्होंने बैठक के बाद। कंफ्यूजन नहीं होना, और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है। लोगों में तो प्रकाश पुंज जी, आपने सुना खड़गे साहब क्या कह रहे हैं, 295 मिनिमम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, खड़गे जी एक बीजेपी गठबंधन को, मीन्स जो एनडीए गठबंधन है उससे 250 सीटें भी नहीं मिलेंगी अगर खड़गे जी की माने तो ये मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति है। सरकार तो एनडीए की बन रही है, इसमें कोई शुक्र शुबा नहीं है। हाँ, ये जो बीजेपी का 400 पार का जो नारा था वो कितना सच होता है, जनता उस पर कितना विश्वास जताती है, ये तो अब लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, बस फल खाने की देरी है। प्रसाद वितरण होने वाला है 4 तारीख को, कौन सी पार्टी को कितना प्रसाद जनता देती है वो सामने आ जाएगा 4 तारीख को भी, जब हम लोग मिलेंगे शेष भारत पे। बिल्कुल, आपने सही कहा, नतीजे सामने आ जाएंगे 4 तारीख को। चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले हम लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ रतीश त्रिवेदी जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। रतीश, आप सुन रहे हैं मेहमान क्या कह रहे हैं, कोई 400 पार की बात कर रहा है, खड़गे जी तो 295 मिनिमम की बात कर रहे हैं। आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं, कैसा रहा? पहले आपसे जानना चाहेंगे आज का माहौल क्या था? वोटिंग परसेंटेज तो बहुत उत्साहजनक नहीं नजर आ रहा है।
देखिए, वोटिंग परसेंटेज की बात आपने कही तो वोटिंग परसेंटेज अपडेटेड सबसे पहले बता देता हूँ कि 5 बजे का जो परसेंटेज है वो अब से कुछ देर पहले चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है और वो 54% है। 54% वोटिंग उत्तर प्रदेश की जो 13 सीटों पर आज मतदान हो रहा है वहां पर हुई है और 58% सबसे ज्यादा महाराजगंज में हुई है। बनारस में भी वही 54% के आसपास दिख रही है। तो 54% के आसपास टोटल वोटिंग अभी 5 बजे तक हुई है और 1 घंटे की वोटिंग अभी बची हुई है। तो उत्साहजनक फिर से वही बात आ गई कि जो 6 चरणों में होता आ रहा था वही 7वें चरण में भी हो रहा है। सुबह ऐसा लगा था कि मौसम कुछ जगहों पर अच्छा था तो वोटिंग अच्छी होगी और परसेंटेज अच्छा जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल दिख नहीं रहा है। लास्ट जो 1 घंटे की वोटिंग होती है उसमें 3-4% वोट ही पड़ता है, ऐसा देखा गया है अमूमन। कोई बहुत बड़ा कोई कमाल ना हो जाए तो 3-4% वोटिंग की अगर बात करें तो 58-59% के आसपास वोटिंग परसेंटेज ही दिख रहा है। 57-58-59% बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो जी। रतीश, आमतौर पर जब आखिरी चरण तक चुनाव पहुंचता है तो बड़े बड़े नेता जो पहले बहुत सारी बातें कह रहे होते हैं उनसे अलग बातें करने लगते हैं। ऐसा बदलाव यूपी में नेताओं के बीच में दिख रहा है क्या? बिल्कुल, एक बात याद आती है जो जिसके बारे में काफी डिस्कशन भी हुआ। आप अभी हमारे गेस्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे के बारे में बात कर रहे थे। तो 400 पार के नारे के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी नारा दिया गया था यूपी में 80 की 80 सीटों को जीतने का। और यूपी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि यूपी में इस बार 80 में 80 सीटें जीतनी है। लेकिन पहले चरण से चुनाव शुरू हुआ और आखिरी चरण तक, 7वें चरण तक आते आते, इवन 6वें चरण तक आते आते अखिलेश यादव ने यह दोहरा दिया कि 80 में 80 सीटें जीतनी है। वो इंडिया गठबंधन 80 में 80 सीट जीतने जा रहा है। पहले वो वाराणसी को छोड़ देते थे, 79 सीटों की बात करते थे, लेकिन वो एक सीट की और बात करने लगे जब वाराणसी में चुनाव आया और उन्होंने 80 में 80 सीटों की बात करनी शुरू कर दी। तो बहुत ज्यादा बदलाव, मुद्दों में बदलाव, फेज वाइज बदलाव, जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, जो राष्ट्रीय फलक के मुद्दे हैं, मुद्दों में भी बदलाव होता गया। हिंदू मुसलमान भी आया, फिर बीच में गायब हो गया, फिर आ गया राम मंदिर, आया राम मंदिर, गायब हुआ, फिर राम मंदिर आ गया। फेज वाइज तरीके से ये बढ़ते और इस बात पर मनीष सिंह से बात कर लेते हैं। वो समाजवादी पार्टी के उनके जो मुखिया हैं उन्होंने कह दिया कि 80 में से 80 सीटें जीत रहे हैं। मनीष सिंह जी, ये बताइए कि अखिलेश जी ने तो बोला कि एक सीट जो बचती थी, छोड़ दी थी उन्होंने, बनारस वाली, नरेंद्र मोदी जी वाली, वो सीट भी उन्होंने शामिल कर ली। इतने कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, क्या लगता है आपको? सुरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में जब पहले चरण का चुनाव हो रहा था, उसके बाद से जब हम लोगों ने जनता का मन देखा, जनता की भावनाओं को देखा कि इस बार जनता हमारे मुद्दों से जुड़ रही है, जनता हमारे मुद्दों से कनेक्ट हो रही है। जैसे हम लोगों ने बेरोजगारी की बात किया तो सबसे पहले युवा निकल करके आए। हमारे बेरोजगारी के मुद्दे से युवाओं ने उस मुद्दे को अपने आत्मसात किया। युवाओं ने महसूस किया कि श्री अखिलेश यादव जी ने हमारे हित की बात किया है, हमारे हक की बात किया है। जैसे हम लोगों ने पुरानी पेंशन बहाली की बात किया तो पूरा जो हमारे युवा वर्ग के लोग जो कर्मचारी हैं उन लोगों ने उस मुद्दे से अपने आप को जोड़ा। उन्होंने महसूस किया कि पुरानी पेंशन अगर बहाल होती है, जो नई सरकार आने वाली है, अगर वो हमसे वादा कर रही है कि पुरानी पेंशन हम देंगे, तो पुरानी पेंशन से जब कर्मचारियों ने अपने आप को जोड़ा तो हम लोगों को महसूस हुआ कि समाज का जो हर तबका है, जैसे हम लोगों ने किसानों को कहा कि जो 40 किलो खाद की बोरी हो गई है उसको हम 50 किलो करेंगे और जो पुरानी 14 में खाद के रेट थे उन खाद के उसी रेट पर हम खाद देंगे। तो किसानों के मन में ये बात बैठी कि एमएसपी देने की बात कह रहे हैं लोग, खाद की बोरी का वजन जो है वो 50 किलो करने की बात कर रहे हैं, पुरानी खाद की जो रेट थी उसको उस दाम पर खाद देने की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने गैस सिलेंडर की बात किया, डीजल पेट्रोल हम लोग जीएसटी के अंदर लाने की बात करें। जैसे इन मुद्दों को जब हम लोगों ने जनसभाओं में, बैठकों में हम लोगों ने कहना शुरू किया तो इस बार हमारे जैसे आपने तमाम मुद्दे उठाए, उनकी बात की, आप कह रहे जनता ने आपकी बात सुनी। वैसे बीजेपी भी कहती है कि उन्होंने जो सुविधाएं दी, तमाम उनको सहूलियतें दी, उसकी बात करती है, उसके नाम पर वोट हो गया। फिलहाल आपके अध्यक्ष जी की वो बाइट भी सुनवा देते हैं जिसमें उन्होंने 80 में 80 का दावा किया था। उसके बाद संजय पाटिल जी आपसे रिएक्शन लेंगे उस पर। क्या है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कितनी सीटें होंगी, क्या लगता है अखिलेश? देखिए, जो आप लोग कर रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो आप लोग करेंगे वो नहीं होना है। होना तो वही है जो अभी है, लेकिन आप लोग अधिकारियों पे साइकोलॉजिकल दबाव बनाना चाहते हैं, तमाम लोग, जिसका दाना उसका गाना। और आप खुद सोचिए, वो जो समुद्र की तरफ चेहरा करके बैठे हैं, सच्चाई तो ये है कि उन्होंने पीठ कर ली जनता की तरफ।
इस बार जनता भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। अखिलेश लगता क्या है 400 पार का जो इनका नारा रहा है कितना संभव हो पाएगा? देखिए 400 पार, देखिए एक मिनट, अब हट जाना, अब इसके बाद अब हट जाना, शरीफ बनकर के हट जाना आप। देखिए 400 पार आपको खुद समझना चाहिए, आप तो इतने बड़े चैनल हैं। 400 पार का मतलब क्या? 543 के बाद आप खुद बताइए ना कितनी हुई। अगर 400 पार मुझसे पूछ रहे हैं आप, तो 543 के बाद 400 पार कितनी हुई? 143, और आप देखिएगा 140 से ऊपर नहीं जाएगी। तो संजय पाटिल जी, आपने सुना अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं। आप कितने, अभी मनीष जी ने बताया कि उनके मुद्दे हैं जिससे लोग बहुत सहमत हैं। आप बताइए कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा इस बार वोटर्स के बीच में, और कहां आपका पलड़ा भारी होता दिख रहा है आपको? हमारी सोच या हमारा जो विश्वास है वो नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल, और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में हमने लोगों से वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने में हम यशस्वी हो गए, कामयाब हो गए, और उसी का नतीजा है। और हमारा दिल कहता है कि आज पूरी दुनिया, देश जानता है कि देश अगर सुरक्षित है तो मोदी जी के कारण है, और देश के लिए हमें वोट देना है। ये लोकसभा विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता है, हो सकता है उत्तर प्रदेश में उनका दबदबा भी हो, लेकिन पूरे देश का जो माहौल है, देश के लिए नरेंद्र मोदी नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जनता के बीच में महंगाई और बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा हो गया है? नहीं, मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन लोग बहुत डीपली सोचते हैं कि हाँ, ये सारे मुद्दे क्या कल विपक्ष की सरकार बनेगी तो ये सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे, या महंगाई सिर्फ इसी 10 साल में हुई? जब से देश हुआ तब से महंगाई बिल्कुल हुई ही नहीं। ये सारी बातों पे जनता विचार विमर्श करती है, आज देश को क्या जरूरत है। और खास करके हाँ, नरेंद्र मोदी जी के बाद दूसरा नाम बोलिए ना आप, आपके पास कोई चेहरा हो तो, जो देश को संभाल सके। सारी बातों के बाद भी अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी का जो इन लोगों ने मुद्दा उठाया है, इंडिया गठबंधन ने, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में हावी हो रहा है। लोग बिल्कुल ये मुद्दा जरूर रहा, भले ही खुलकर लोगों ने नहीं कहा, सियासी दलों ने इसकी ज्यादा बात नहीं की, विपक्ष ने तो बिल्कुल भी इस मुद्दे को उस तरीके से नहीं उठाया, क्योंकि पहले जब सरकारें बनती बिगड़ती थी, लोग सड़कों पर उतरते थे, राजनेता सड़कों पर आ जाते थे, प्याज के मुद्दे पर, छोटे छोटे मुद्दों पर सरकारें गिर जाती थी, लेकिन विपक्ष ने भी ऐसा कोई जोर नहीं लगाया, और विपक्ष जो ये कमजोरी दिखाता रहा, शायद इसका फायदा बीजेपी को मिलता रहा। सादिक जी, आपसे एक चीज इसमें जानना चाहते हैं कि कल तक तो आप लोग कहते थे कि ये जो एग्जिट पोल की डिबेट है उसमें नहीं बैठेंगे, आज ये तय हो गया कि डिबेट में शामिल होंगे, अचानक से इतना मन बदल क्यों गया? नहीं, देखिए एग्जिट पोल का जो भी डिबेट है वो उसका कोई सैंटिटी नहीं है। आपने आज तक जितने भी चुनाव पहले हुए हैं उनको देखा होगा, एग्जिट पोल जो है पहले जैसा होता था एग्जिट पोल, जिसमें लोग बता देते थे, जिसमें सर्वे किया जाता था, सर्वे सैंपल इतना अच्छा होता था कि 19-20 से ज्यादा फर्क नहीं निकलता था। लेकिन आज जो एग्जिट पोल है वो पीआर और मार्केटिंग टैक्टिक बन गया है। इलेक्शन रिजल्ट से पहले हवा बनाने के लिए कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, वो काम चैनल्स को पैसे देके या खरीद के। आपकी बात को बीच में रोकूंगा, या आपने दो अलग अलग बातें कही। एक तो आपने कहा कि पहले सैंक्टिटी नहीं होती थी इसलिए नहीं बैठते थे, अचानक से सारे आंकड़े आपको ठीक लग रहे हैं क्या? ऐसा लगता है कि जो डिस्कशन होगा उसमें सही आंकड़े निकलेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इतना छोटा सैंपल साइज भी नहीं लिया जाता, 140 करोड़ की जनता में 1-1 करोड़ के भी सैंपल लिए जाते हैं, तो क्या आपको लगता है इतना बड़ा भी सैंपल सही नहीं है जो कि सैंक्टिटी को बनाए रखे? आप मुझे कोई भी एक चैनल का, शिवेंद्र जी, पिछले किसी भी इलेक्शन का किसी एक चैनल का ऐसा कोई चैनल बता दीजिए जिसने 2 तरफा या 3 तरफा अलग अलग प्रोग्राम्स में बात नहीं करी हो। बेसिकली चैनल वाले कर क्या रहे हैं कि मोदी जी का महिमा मंडन करने के लिए और कौन सी सीट्स जो है वो जीतने वाले हैं, कौन सी हारने वाले हैं, उसका एक स्ट्रेटेजिक प्लान जनता को डिलीवर करते हैं इलेक्शन रिजल्ट से पहले, ताकि हवा ये बन सके कि जनता जो ईवीएम के थ्रू या सवाल है कि आखिरकार लोग उस पर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, तो आखिर आपने क्यों फैसला बदला? बिल्कुल नहीं, हम तो भरोसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एट द सेम टाइम हम किसी भी वार के लिए तैयार हैं। हम पीठ भी नहीं दिखाना चाहते हैं। आपका काम है पत्थर फेंकना, आप पत्थर फेंकिए, हमारा काम है अपना बचाव करना, हम बचाव करते रहेंगे। अगर आपके पत्थर में दम होगा
तो हम टूट जाएंगे और हमारे बचाव में दम होगा, वेस्ट हो जाएगा। मनीष जी, आप क्या कहेंगे इस पर? मुक्ता जी, हम क्योंकि पार्टी के स्पोकपर्सन होने के साथ साथ हम एक ग्राउंड पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, और हमने जिस तरह से लोगों के बीच में रह करके काम किया, इतने लंबे 7वें चरण तक, पहले चरण से लेकर 7 चरण तक हम लोगों ने लोगों के बीच में रह करके काम किया है, तो हमने महसूस किया है कि जनता सच में इतनी ज्यादा परेशान है, इतनी ज्यादा परेशान है कि मतलब कहने को कुछ नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी का 1 मिनट के लिए अगर हटा दीजिए कि मैं पार्टी का वर्कर हूं, एक आम नागरिक के तौर पर भी अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं सच में ये बात कहूंगा कि जनता इस बार परिवर्तन के लिए वोट करी है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जैसे जनता जीएसटी से परेशान है। जीएसटी लोगों को लगता है कि मतलब बहुत सामान्य सी बात है कि इससे गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा पैसा कलेक्ट होता है, बहुत बड़ा गवर्नमेंट, लेकिन इससे जनता परेशान है। इसलिए कि कभी भी अंग्रेजों के भी जमाने में खाने पीने वाली चीजों पर टैक्स नहीं लगाता। बच्चों के पढ़ने की, जैसे रबड़ पे टैक्स आज के समय में बच्चों को देना पड़ रहा है, पेंसिल पे टैक्स देना पड़ रहा है, कॉपी किताब पे टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये माताओं बहनों ने इस चीज को महसूस किया है। जैसे हमारी माताओं ने महसूस किया है कि 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1400 रुपए 2014 में था, आज के समय में 1100 से ऊपर गैस का सिलेंडर है। 65 रुपए डीजल पेट्रोल का दाम हुआ करता था, अब इस समय जो है 100 से ऊपर है पेट्रोल और डीजल का दाम। तो शिवेंद्र जी, जनता ने इन चीजों को ऑब्जर्व किया है, जनता ने ये महसूस किया है। जैसे इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने शौचालय दिया है, जनधन खाता दिया। अच्छा, उस जनधन खाते का क्या मतलब है? आप शिवेंद्र जी, आप तो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, मुक्ता जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। अब आप सोचिए कि आपने जनधन खाता खुलवा दिया और मिनिमम बैलेंस अगर जनता अपने खाते में नहीं रखती है तो उसका 20 रुपए काट लिया जाता है, 25 रुपए का, और वो भी बिना किसी के इजाजत लिए हुए। हमारा अगर अकाउंट है तो हमें पता होना चाहिए कि हमको किस वजह से पैसा देना पड़ रहा है। एटीएम में अगर हमने पैसा नहीं रखा, 3 बार से ऊपर हमने एटीएम से अगर दूसरे एटीएम से पैसा निकाला तो हमारा पैसा काट लिया था। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जी, अब 4 जून को साफ हो जाएगा कि जनता क्या चाहती है। प्रकाश पुंज जी, क्या कहेंगे आप? क्या जनता परिवर्तन चाहती है? देखिए, मैंने जो जनता की नब्ज टटोली है, जो मेरी पूरे देश में लोगों से बातचीत हुई है, मुझे लग रहा है कि ये जो इस बार जो मतदाता है वो 60% से ज्यादा मतदाता जो है वो युवा है। युवाओं की सोच बहुत अलग है। युवा ये छोटे मोटे मुद्दे उनके लिए हैं, मतलब जो बेरोजगारी और जो महंगाई का मुद्दा है, युवाओं का कहना है कि उनके लिए छोटे मोटे मुद्दे हैं, क्योंकि अब वो अपने कैरियर को लेके किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहते हैं, वो अपने स्टार्टअप की ओर ध्यान दे रहे हैं। और जो अगर मैंने कुछ लोगों से पूछा कि भाई महंगाई और बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है, तो बहुत अच्छा जवाब आया कि सर मुझे ये बताइए कि आज से 10 साल पहले नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने थे और आज के टाइम में नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं। मतलब परचेजिंग पावर लोगों की बड़ी है। आज आप जाके देखिए नॉर्थ ईस्ट में और जो हमारे नॉर्थ में इतनी भीड़ है घूमने वालों की, मतलब टूरिंग वालों की, कि आपको पैर रखने की जगह नहीं है। तो ये जो पैसा खर्चा हो रहा है, अगर पैसा खर्चा हो रहा है तो फिर महंगाई प्रॉब्लम कैसे हुई? तो ये एक बड़ा समझिए कि ये अभी इस पे कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। जी, आपने एक बात कही कि 60% जनता जो है वो युवा है। युवा भ्रष्टाचार और तमाम बेरोजगारी के मुद्दे को छोटा मुद्दा मानती है, जबकि ऐसा वाकई है नहीं। लेकिन क्योंकि सबके लिए रोजगार चाहिए, पढ़ने लिखने के बाद सबको चाहिए कि कैसे अपना वो जीवन चलाएगा। और ये भी बात सच है कि भारत में 70% जनता गाँव में रहती है, वो स्टार्टअप हर समय नहीं शुरू कर सकती। लेकिन ये मुद्दा नहीं है, ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। फिलहाल मोदी जी 45 घंटे की जो ध्यान साधना के बाद बाहर निकले, पहले वो तस्वीरें देखिए, फिर इस पर भी चर्चा करेंगे, ध्यान पर भी चर्चा करेंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है, तो पहले वो तस्वीरें देखते हैं। बिल्कुल। आप देख सकते हैं मोदी जी वहां से निकले हैं और उसके बाद जो वहां ध्यान साधना कर रहे थे, भगवा जो गमछा डाल करके बैठे हुए थे, उसके बाद अब सफेद कुर्ता पहन करके आसपास को निहारते हुए वापस जा रहे हैं। ये तस्वीरें, इन तस्वीरों पर भी चर्चा करेंगे, बीजेपी से रिएक्शन लेंगे कि आखिरकार इसके पीछे क्या कारण था, कैसे दूसरे लोग देखते हैं इसको। अब तो चुनाव में जो होना था वो हो गया, जो वोट डलने थे जिनके पक्ष में जिनके विपक्ष में। लेकिन अब इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा मोदी जी की हो रही है कि ध्यान साधना करने गए थे और अब आज उनकी ध्यान साधना खत्म हो गई है और अब वापस वो दिल्ली लौट रहे हैं।
विपक्ष ने काफी इस पर खेद भी जताया था। विपक्ष का कहना था कि जब ध्यान साधना करने गए हैं तो इतने कैमरों की क्या जरूरत है, मोदी जी को इसका प्रचार प्रसार करने की क्या जरूरत है। इसके बारे में संजय पाटिल जी से बात करेंगे। संजय पाटिल जी, विपक्ष ने काफी आवाज उठाई इसके लिए कि जब मोदी जी ध्यान साधना करने गए थे तो इतने कैमरे की क्या जरूरत थी, इतनी पब्लिसिटी की क्या जरूरत थी, मीडिया अटेंशन की क्या जरूरत थी। आप क्या कहेंगे? मुझे ताज्जुब होता है कि 2014, 2019 और 2024 तीनों चुनाव के बाद मोदी जी केदारनाथ गए थे। मतलब वो एक जगह चुनते हैं जो ध्यान साधना के लिए जाते हैं, तो इसमें बुरा क्या है। और जहाँ तक मीडिया की बात है, अगर मोदी जी मीडिया को इनवाइट करके मेरा ये सब रिकॉर्ड करो और दिखाओ बोलते हैं तो मोदी जी की गलती है। एक देश का प्रधानमंत्री जहाँ भी जाता है मीडिया वहाँ रहती है, तो मीडिया का काम मीडिया कर रही है, इसमें मोदी जी का क्या रोल है। और खास करके मुझे भी पूछना है, आप लोग भी जाइए ना, कहीं जाना है तो अगर आपका कवरेज मीडिया नहीं करेगी तो बात समझ में आएगी कि ये मीडिया पाटिल जी, आप क्या कहना ये चाह रहे हैं कि मीडिया वहां गई इसलिए दिखी तस्वीरें, वरना मोदी जी नहीं चाहते थे? देखिए, पॉलिटिक्स में रहने वाला कौन इंसान चाहता है कि मेरी खबर ना बने? ये क्या सवाल हुआ सर जी आपका? ये चुनिंदा तरीके से हुआ, जहां नहीं जाना चाहते हैं वहां नहीं जाने देते हैं, और जहां चाहते हैं कि इस वक्त बात तो ये भी है कि हो सकता है चुनाव प्रचार का एक तरीका हो, जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया तब कैसे अटेंशन रहे, उसके लिए एक तरीका चुना गया। शिवेन जी, इसके बारे में सादिक जी और मनीष जी से भी जरा पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं। सादिक जी बताइए। देखिए, कैमरा जीवी जब इंसान बन जाता है तो उसको जब तक सुकून, जैसे आजकल मोबाइल एक हाथ में रहता है, नहीं रहता तो एक शरीर का अंग नहीं है ऐसा फील आता है, ऐसी मोदी जी कैमरा जीवी बन गए हैं। अगर आसपास कैमरा नहीं है तो उनको वो दिन पूरा हुआ या मैंने सांस ली ऐसा महसूस नहीं होता है। तो नॉर्मली ये साधना, पूजा अर्चना, ये सब प्राइवेट चीजें होती हैं, ये जो सब लोग करते हैं, और सब ये कोशिश करते हैं कि जितना संबंध भगवान से अकेले में बने उतना अच्छा है। लेकिन चुनाव प्रचार बंद हो गया है, आचार संहिता लग गई है, टीवी पे आने का कोई चांस नहीं है, तो क्या किया जाए? तो चलिए एक टीआरपी के लिए एक स्टंट करते हैं, दोबारा से साधना का एक जो है यूज करते हैं, और उससे पहले वहां पे 125 एंगल के कैमरास पहले सेट करते हैं। देखिए, कैमरा मीडिया का जाना हर जगह संभव है, हर जगह मीडिया जा सकता है, लेकिन मीडिया ऐसा नहीं जाता है। आपने देखा होगा, आप लोग बाइट्स लेते हैं, वो लेते हैं, कितनी परेशानी रहती है, कितनी मुश्किल से आप सही स्क्रीन कैप्चर कर पाते हैं। यहाँ तो 1-1 किलोमीटर पहले जो है कैमरा लगाकर, बुलेट कैमरास लगाकर, ऐसा कि मतलब कोई एंगल मिस ना हो। ये तो इतना तो आपको आजकल की नई मूवीज में कैमरे की इतनी आदत पड़ गई कि वो कैमरे के बिना रह ही नहीं पा रहे। आदत पड़ गई है। और टीआरपी के लिए कि जब चुनाव चल रहा है और आचार संहिता लगी हुई है, अब आज रैली में नहीं जा सकते हैं, फिर भी पूरे दिन टीवी पे अगर आना है। कब इस पर रिएक्शन लेते हैं मनीष जी, आपका क्या कहना है? उसके बाद आप लोगों के क्या आंकड़े रहने वाले हैं इस पर बात करेंगे, क्योंकि एग्जिट पोल थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। लेकिन अभी मनीष जी, आपका क्विक रिएक्शन क्या है मोदी जी की साधना को लेकर? जी, एक साधक के रूप में वो साधना करते तो हम उनकी इस साधना की आलोचना नहीं करते। लेकिन अगर हम इसको पॉलिटिकली यूटिलाइज करना चाहते हैं, इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगर हम अपनी साधना का, अपने धर्म का, अपने मतलब पूजा पद्धति का, तो मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जितना सनातन धर्म का क्षरण प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसका एक तरह से मतलब लोगों में जिस तरह से इनकी पूजा पद्धति का जिस तरह से इन्होंने दिखावा किया है, उससे जनमानस में इनके प्रति और एक निगेटिव इनकी जो व्यक्तित्व था वो बना है। मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं कि युवाओं को आपने क्या दिया? युवाओं की साधना के बारे में कभी सोचा? युवाओं ने 60-60 घंटे रेलवे स्टेशनों पर खड़ा होकर के परीक्षा देने के लिए वो स्टेशनों पर खड़े रहे और जो परीक्षा केंद्र थे वहां पर पहुंचे, लेकिन परीक्षा निरस्त कर दी गई। 8 उत्तर प्रदेश में इनके परीक्षा के वो जो पेपर है वो लीक हुए। तो आप सोचिए शिवेंद्र जी कि जिस नेता के नेतृत्व में चलने वाली सरकारों में युवाओं के साधना का ध्यान न रखा जाता हो, युवाओं के परिश्रम का ध्यान न रखा जाता हो, युवाओं के परिवारों की चिंता न की जाती हो, उनकी साधना किसी भी तरह की यथार्थ नहीं है। आपका भी चाहिए इस पर, आप क्या कहेंगे? पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है या ये एक सामान्य चीज का है? प्रकाश पुंजी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी। जैसा लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है मोदी जी की, ये भी चुनाव प्रचार का एक हिस्सा है या फिर एक सामान्य चीज इसे कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री कभी सामान्य होता ही नहीं है। वो एक इतना बड़ा पद है
और वो प्रधानमंत्री जो भी करेगा, वो कोई भी प्रधानमंत्री हो, मतलब वो नेहरू जी के जमाने से अगर आज तक की बात करें तो कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के कुछ ना कोई फोटो, इमेज या वीडियो रहा है, तो वो मतलब वहां कैमरा मौजूद रहा है। तो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की एक्टिविटी को देश फॉलो करता है, तो वो जो करेंगे वो उनके पीछे तो मीडिया जाएगा ही। लेकिन कोई भी साधक हो या साधना हो या कोई नमाज पढ़ रहा हो या कोई चर्च में जाके अपनी प्रेयर्स कर रहा हो, ये उसका निजी अधिकार है। और किसी के धर्म पे, उसके प्रैक्टिसेस पे उसकी आलोचना करना, मुझे लगता है कि इससे गुरेज करना चाहिए। वो उनकी निजता है, वो अपने हिसाब से जो करना चाहे वो करे। खैर शिवेंद्र, अब ये बात तो साफ है कि अब इन चीजों की चर्चा का कोई मतलब नहीं है। अब बात सिर्फ इतनी है, एग्जिट पोल आने का समय अब बहुत पास आ गया है। आप सबसे एकदम जेन्युइनली आप सब बताइए, आपके हिसाब से आपके दिमाग में क्या नंबर है? सबसे पहले संजय पाटिल जी से शुरू करते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं। हमारा पहले से नारा है 400 पार का, 400 पार हो, 400 पार आएंगे नंबर। सादिक जी, आपको क्या लगता है कि आप लोगों के गठबंधन का क्या नतीजा आएगा? 300 जो है प्लस माइनस 1-2 हियर एंड देयर, 300 सीट्स वी आर। आपका दावा है कि सरकार आप बनाने जा रहे हैं। मनीष जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? क्या नंबर आपके दिमाग में है जो आप बोलना चाहें? सुरेंद्र जी, जनता ने जनादेश दिया है इंडिया गठबंधन को, और इंडिया गठबंधन 4 जून को देश में एक बेहतर सरकार बनाने जा रही है। चलिए बिल्कुल, देखते हैं इन आंकड़ों का क्या हश्र होता है, क्योंकि दावे बहुत सारे किए गए हैं। और इसके बाद हम लोग जो है आप लोगों से फिर से एक बार 8 बजे मिलेंगे, क्योंकि 6:30 बजे के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद हम लोग एक बार फिर इन लोगों से जुड़ेंगे और तब जानेंगे कि इनका क्या कहना है। जो एग्जिट पोल है वो कितना एग्जैक्ट पोल है इनके हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। और जितनी हम लोग अपील करते आए लगातार कि आप लोग बाहर निकलिए, वोट डालिए, अपने अधिकार का प्रयोग करिए। जितने लोग अपने अधिकार का प्रयोग कर पाए, शायद उनको कभी अफसोस नहीं होगा कि उन्होंने जो सरकार चुनी है उनकी मर्जी की है या नहीं है। लेकिन जो नहीं निकले वो किसी भी तरीके की शिकायत नहीं कर सकते हैं। अभी भी शायद कहीं पर कुछ जगहों पर वोटिंग बची होगी, तो जो लोग वोट दे सकते हैं वो वोट दें और आखिरी फेज को खत्म होने तक अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कर लें। और अब से कुछ देर बाद जब एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आना शुरू होंगे, तब साफ होनी तस्वीर शुरू होगी कि आखिरकार सरकार किसकी बन रही है। और इस पर चर्चा करने के लिए एक बार हम फिर से आप लोगों से 8 बजे रात को मिलेंगे और उसमें तय होगा कि आखिरकार सरकार का किस तरह का स्वरूप होने जा रहा है। तब तक हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत। अरे कपड़े भी पैक कर लो अपने, सुबह से आम ही पैक किए जा रहे हैं। इतने सालों बाद अपने भांजे से मिलने जा रहा हूँ, कितना प्यार है उसे आम से। आप दोनों का गुटली कंपटीशन मुझे आज भी याद है। डिग्गी में अब जगह नहीं है, आम की बोरी ऊपर बांध देता हूँ। गाड़ी के ऊपर नहीं जाएंगे। कुछ नहीं होगा, आ जाओ। गोल मटोल